बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी। जमशेद अंसारी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनमें अगर सीनियर सहाफ़ियों की, एंकर पर्सन की, राइटर्स की, दानिशवरों की, कालम निगारों के, एनालिस्ट, इन तमाम लोगों की अगर बात की जाए तो इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। ये जो 7-8 तबक़ात का आपने नाम लिया है, इनका समाज में एक अहम रोल है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि समाज की मजमूई जो माशरे की या समाज की जो मजमूई सोच है उसके अकास होते हैं ये 7-8 तबक़ात, क्योंकि यही लोग होते हैं, यही 7-8 तबक़ात होते हैं जो बदलते हुए हालात और निज़ाम पर समाज को फ़िक्री रहनुमाई फ़राहम करते हैं और उन्हें असर हाज़र के तकाज़ों से हम आहंग करते हैं। यूरोप आज साइंस और अक़ली इनकलाब के जिस मकाम पे हमें नज़र आ रहा है, इसमें 400-500 साल ये आउटकम है, ये उनके लिखारियों और राइटर्स के 400-500 साल जोद मुसलसल का नतीजा है आज जो यूरोप की तरक्की आपको नज़र आ रही है। ये जो 7-8 तबक़ात है जिसमें सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, राइटर्स हैं, कालम निगार हैं, इसके अलावा मुफ़क्किरीन हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये तमाम 7-8 तबक़ात जो होते हैं ये एक बात याद रखें उनसा कि ये लोगों को बाहर निकलने की तरगीब नहीं करते, ये हुजूम की बात नहीं करते, ये आपको हुजूम से खौफज़दा नहीं करते, ठीक है, और ना ही एक हुजूम को बग़ैर तरबियत के ये बाहर निकल कर तोड़ फोड़ या इक़्तिदार पलटने की तरगीब करते हैं। बल्कि ये जो 7-8 तबक़ात हैं इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी यही है कि वो फ़िक्री बगावत की बात करेंगे, फ़िक्री बगावत के लिए आपको तैयार करेंगे। फ़िक्री बगावत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोगों में एक इल्मी और फ़िक्री इनकलाब की तरगीब करते हैं और उनकी तरबियत करते हैं। ये जो 7-8 तबक़ात हैं, 6-7-8 तबक़ात बार बार ज़ाहिर नाम का यादा नहीं किया जा सकता, वो अपनी तरक्की पसंद नज़रियात की वजह से समाज के इज्तिमाई शऊर को हथौड़े की तरह मुसलसल ज़रब लगाते रहते हैं। यही इन 7-8 तबक़ात का जो है ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है जो तारीख़ में रही है, जो आज भी है और जो आइंदा भी रहेगी। अच्छा, आपके इसी गुफ्तगू के ज़मन में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके मुताबिक जो फाइनेंशियल करप्शन है वो कितना बड़ा जुर्म है, और इससे भी बड़ा कोई जुर्म है जो आपको लगता है? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका, और आपके सवाल से ही ये अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि सवाल ये बता देता है कि आप सवाल को एक समाजी ज़िम्मेदारी समझती हैं। तो हमारे माशरे में आपने देखा होगा टीवी टॉक शोज़ कई 10-15-20 सालों से, बल्कि मैं ख़ुद भी 10-12 साल टीवी प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा हूँ, कि मुसलसल हमारे जो मुबाहिसे होते हैं, जो मौज़ूए बहस होता है वो यही होता है कि फ़लाँ फाइनेंशियल करप्शन और इंतज़ामी करप्शन पर ज़्यादातर बात की जाती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ाइनेंशियल करप्शन और इंतज़ामी करप्शन जो है वो भी क्राइम की एक शक्ल है, वो करप्शन तो है, लेकिन जो इसकी जड़ है, जो इसकी बुनियाद है, हम वो जो मसले की जो तय होती है, जो जड़ होती है, जो बुनियाद होती है, हमारा मसला ये जो टीवी टॉक शोज़ का ये जो आपने पहले सवाल बड़ा अच्छा फ्रेम किया कि जो दानिश्वर हैं, मुफ़क्किरीन हैं, ठीक है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं, ठीक है, तर्ज़ीहकार हैं, उनका बुनियादी फ़र्ज़ यही बनता है कि वो बुनियादी मसले की निशानदेही करें, ठीक है। उनके मुबाहिसे किस बात पे होते हैं कि फाइनेंशियल और जो फाइनेंशियल करप्शन और इंतज़ामी करप्शन, डेफिनेटली वो करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तमाम करप्शन की, फाइनेंशियल और इंतज़ामी करप्शन की जो जड़ है, जो बुनियाद है, जो रीज़न है, जो मोटिव है इसका, वो है इंटेलेक्चुअल करप्शन। मैं हमेशा अपने दोस्तों में भी बैठता हूँ जहाँ पे हमारा मुबाहिसा होता है, डिस्कशन होती है, ज़ाहिर मुकालमा होता है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे माशरे में मुकालमा ही हो सकता है। जहाँ भी मैं दोस्तों की महफिल में बैठता हूँ तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ये कैंपेन शुरू कर दें बाकायदा कि फाइनेंशियल करप्शन एक जुर्म है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है इसमें। इंतज़ामी करप्शन और माली करप्शन एक जुर्म है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो जड़ है वो है इंटेलेक्चुअल करप्शन, ठीक है। आपका सवाल को मैं, वो जो पहला सवाल है उसके साथ मैं ये आपके दूसरे सवाल को मिला के, इसी गुफ्तगू में वो दोनों को मिला के आप नतीजा निकाल सकती हैं, दोनों जवाबात को मिला के, दोनों सवालात को और दोनों जवाबात को मिला के आप नतीजा निकाल सकती हैं। इंटेलेक्चुअल करप्शन क्या है? मेंटल करप्शन है। आपको फिक्री तौर पे करप्ट किया जाता है, आपको दिमागी तौर पे करप्ट किया जाता है, आपकी तरबियत की जाती है, आपके जहन में बिठा दिया जाता है कि ये पैसा है, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, आपके पास नौकर हो, आपके पास प्रोटोकॉल हो, आपके पास सिक्योरिटी हो, ठीक है, आप दरवाज़ा खोलें तो जो मुगलिया दरबार की तरह
दरबारियों की एक फौज ज़फ़र मौज कतार अंदर कतार लोग आपके इस्तेकबाल के लिए खड़े हों, आपकी ये जहन साजी की जाती है, आपकी ये तरबियत बनाई जाती है, आपकी ये तरबियत की जाती है, आपका माइंड बनाया जाता है। ये इंटेलेक्चुअल करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल करप्शन की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जब आपका माइंड ये बनाया जाता है तो आप ज़ाहिर है उस मकाम को हासिल करने के लिए, उस स्टेटस को हासिल करने के लिए तमाम हुदूद पार कर जाते हैं, जायज़ और नाजायज़ हुदूद की आप परवाह नहीं करते, ठीक है। तो उस वक्त जो दानिश्वर होते हैं, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पहले सवाल में कि मौजूदा हालात में उस वक्त जो सीनियर सहाफ़ी होते हैं, जो कालम निगार होते हैं, जो तज्ज़ियाकार होते हैं, जो दानिश्वर होते हैं, जो मुफ़क्किर होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी यह है कि वो फ़िक्री बुनियादों पर ज़हनी तश्कील उस कौम की, उस समाज की, उस लोगों की इस तरह करे कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ खुद। अच्छा जमशेद अंसारी, मुझे बताइएगा कि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे मुल्क में भी ऐसे दानिश्वर सहाफ़ी या एंकर पर्सनस मौजूद हैं जो ये ज़िम्मेदारी इन हालात में ऐसे तरीके से निभा रहे हों। और साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अपने लास्ट इंटरव्यू में आपने जिस किताब का हवाला और जिस पेज का हवाला दिया था, आज सीनियर सहाफ़ी जो है हमारे हामिद मीर साहब ने अपनी ट्वीट में उसी किताब के जो जिस पेज का हवाला आपने दिया था उससे नेक्स्ट पेज का हवाला दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, पाकिस्तान के बारे में आपने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, यानी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, वेरी अपोरिस्टिक, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है ये भी। मसला क्या है पाकिस्तान में, हुआ क्या है कि जिस समाज में जो समाज फ़िक्री तौर पे इन्हितात पजीर हो, फ़िक्री तौर पे इन्हितात पजीर का मतलब ये है कि लोग ख़ुद रिसर्च ना करते हों, तहकीक से दूर हो जाएं, किताबों से खुद ब खुद दूर हो जाएं, तो वहाँ पे जो जाली दानिश्वर होते हैं, जो फेक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो इस खला का फ़ायदा उठाते हैं। और इस खला का फ़ायदा वो कैसे उठाते हैं कि वो किसी एक किताब के एक सफ़े का हवाला दे के उसको ट्वीट करके, ठीक है, और एक शख्स को एक हीरो के रूप में आपके सामने पेश करते हैं। हीरो के तकद्दुस का दर्जा उनको दे दिया जाता है और वो अवाम की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा होता है दरअसल, कि जो लोग बज़ात खुद तहकीक नहीं करते। अब एक शख्स ने ट्वीट पे, जैसे आपने कहा कि हामिद मीर साहब ने अब एक किताब का हवाला दे दिया और एक सफ़े का हवाला दे दिया और उससे ये साबित कर दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब करप्ट नहीं है, ठीक है, और एक ही पेज, किताब के एक ही पेज से उन्होंने गोया एक नतीजा अखज़ कर दिया। अब वो लोगों की इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोग चूँकि ये किताब पढ़ेंगे नहीं, इसलिए ये किताब खुशकिस्मती है मेरी कि मैं सालों पहले पढ़ चुका हूँ, बल्कि इसके अलावा और भी ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों की जो टैक्टिस है इसमें नहीं आता। पाकिस्तान के बारे में जो आपने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे दानिश्वर मौजूद है, यानी पाकिस्तान का केस बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मुश्किल है। होता क्या है कि ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल तजर्बे का दावा करते हैं, वो होता क्या है कि वो बालादस्त तबकात जो होते हैं और ये जो हुकूमतें होती हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब तर होते हैं। अच्छा, सियासी पार्टियों के जो सरबराह है उनके अंदर बज़ात खुद इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल मौजूद नहीं है। ज़्यादातर पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के सरबराह जो है, PMLN पीपल्स पार्टी को ले लें, JUIF को ले लें और जमात इस्लामी को भी ले लें, इनके जो सरबराह है उनके अंदर इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल है नहीं। अब वो अपनी ज़ात की प्रमोशन के लिए, एक मामूली से काम को बड़ा दिखाने के लिए, उनको भी ज़ाहिर है इस किस्म के सीनियर सहाफ़ियों की ज़रूरत होती है, तो वो ये लोग उनके करीब हो जाते हैं। ये उन लोगों की, उन सियासी सरबराह हुकूमतों की जो है ना वो प्रमोशन करते हैं, उनके ज़ात की तशहीर करते हैं, उनके मामूली से कारनामे को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं और बदले में हुकूमत जो उनको आला सतही अवार्ड से, एजाज़ात से नवाजती है। तो ये जब लोग हमारे देखते हैं कि देखिए एक वज़ीर आज़म है, एक वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर है या सदर है या मिनिस्टर है या गवर्नर है या वज़ीर आला है, वो इस सीनियर सहाफ़ी को अवार्ड दे रही है, तो ये जो हमारे बच्चे देख रहे होते हैं वो इससे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं कि मुझे भी ये मकाम हासिल करना चाहिए, मुझे भी इस स्टेटस पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, इस मकाम तक पहुंचना चाहिए ताकि वज़ीर आज़म। अच्छा, फिर होता क्या, जब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या गवर्नर वगैरह उनको अवार्ड्स देते हैं और यही सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी लायक हामिद मीर, इस किस्म के, और जब ये बाहर बाज़ारों में निकलते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी बनाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ, आपका सवाल ये था कि पाकिस्तान में मौजूद है, ये सब कुछ जो जेन्युइन दानिश्वर होता है वो देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि एक फेक इंटेलेक्चुअल को इस कदर पजीराई मिल रही है, उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, और आवाम भी उसके साथ सेल्फी बना रही है, उसका ऑटोग्राफ ले रही है, उसके साथ हाथ मिला रही है, ठीक है, उसके साथ बैठती है गाड़ी में वगैरह वगैरह, जो भी बातें होती है। तो वो जो जेन्युइन दानिश्वर होता है वो रियासती और समाजी जबर का शिकार होकर वो पसे पर्दा चला जाता है, वो अपनी तहारीर छोड़ देता है, वो मुल्क छोड़ देता है, वो अपना पेशा तब्दील कर देता है,
ٹھیک ہے. تو موجود ہیں پاکستان میں بڑے بہترین جنون انٹلیکچوئلز موجود ہیں, اور ان سب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, اور اپنے حکمرانوں سے, جو بھی حکمران ہیں, جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسے صحافی جو شخصیات کو, ان شخصیات کو جو ہم بار بار تجربے کر کے آزما چکے ہیں, ان کو ہیروئزم کے روپ میں پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے فکری کرپشن, انٹلیکچوئل کرپشن, ٹھیک ہے, جو کہ فائنینشیل کرپشن سے بڑا جرم ہے. اور یہ ماضی کے حکمرانوں کا جتنی بھی لوٹ مار کی ہے, ان سب سے بڑا جرم ان کا یہی ہے کہ اس قسم کے دانشوروں کو, اس قسم کے فیک انٹلیکچوئلس کو انہوں نے دانشور بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا, انہوں نے ایوارڈز دیے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو جنون دانشور طبقہ ہے وہ پس پردہ چلا گیا ہے. آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا حامد میر صاحب کے, کس قدر افسوس کی بات ہے, اتنا سینئر صحافی صرف ایک کتاب کے ایک صفحے کا حوالہ دے کے وہ کتنا بڑا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ایک کتاب کے ایک صفحے, میں نے اسی انسا کیانی صاحب, میں نے آپ کے ساتھ اسی ہی چینل پہ جے ویوز پہ 4-5 دن پہلے 2 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں. ان دونوں کا جو دورانیہ ہے وہ میرے خیال میں 40 منٹس بنتا ہے, اور میں نے مختلف کتابیں اور ان کے پیجز کا حوالہ دیکھ کے 40 منٹس کی 2 ویڈیوز ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کی پوری جو زیادہ تر سیاسی اور مذہبی تاریخ ہے, جو بیانیہ ہے ان کا, وہ ان مختلف کتابوں سے ثابت کیا اور ان 2 ویڈیوز میں ثابت کیا. ظاہر ہے ایک مختصر سی ویڈیو میں 10, 15, 20, 30 منٹ میں ان کے پورے پولیٹیکل اور مذہبی نیریٹو کا احاطہ میں نہیں کر سکتا, لیکن حامد میر صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے, تحریک بحالی جمہوریت, اس کتاب کا حوالہ میں گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے دے چکا تھا. اور اسی کتاب کے حوالے سے میں نے پیج نمبر 76 کا ذکر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بے نظیر سے, یہ جو جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر صاحب ہے, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, MRD تحریک میں بھی رہے ہیں, یہ MRD تحریک میں بھی رہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ رکن بھی رہے ہیں. 76 پیج نمبر 76 کا میں نے حوالہ دیا. اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر بھٹو کے سامنے اسلام کے نفاذ کا میرے سامنے ایک دفعہ پھر مطالبہ کیا. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ جی آپ مجھے سفارشات پیش کریں, لیکن آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے سفارشات پیش نہیں کی. اور جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر صاحب خود نتیجہ اخذ کرتے ہیں, خود پیج نمبر 76 پہ, کہ میں حیران ہوں کہ لوگ کس قدر اسلام سے مخلص ہیں کہ جب ان سے سفارشات مانگی جاتی ہیں تو وہ سفارشات پیش نہیں کرتے. اور حامد میر صاحب نے صرف ایک پیج سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. اور حامد میر صاحب سے میں یہ سوال بھی پوچھتا ہوں, اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ناظرین بھی اگر دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے نزدیک یہ کتاب اس قدر مستند ہے کہ وہ اس کے ایک پیج سے, تو میں نے بھی ایک کتاب کا حوالہ پیش کر دیا اور اپنے گزشتہ 2 ویڈیوز میں ان کو ساتھ ملا لیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں میں نے پیش کی ہے اور پوری ہسٹری بیان کی ہے مختلف کتابوں سے, وہ بھی ساتھ دیکھ لیں, اس کے بعد ناظرین خود نتیجہ اخذ کر لیں. لیکن حامد میر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب اتنی مستند ہے اور اس کا ایک پیج آپ ٹویٹ کرتے, جو اس سے پہلا پیج ہے وہ آپ ٹویٹ نہیں کرتے, اس کے علاوہ اسی کتاب کے پیج نمبر 103 پہ لکھا ہوا ہے, یہ ناظرین یہ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں وقتاً فوقتاً ٹویٹ بھی کروں گا. اسی کتاب کے جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر نے پیج نمبر 103 پہ یہ لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون, جس کو مسلسل حامد میر صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی اور شریف خاندان کو بھی, یہ الفاظ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں پیج نمبر 103 پہ کہ شریف خاندان کو لانچ کیا گیا, سامنے لایا گیا صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. اور ساتھ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ ایک حادثے کی پیداوار ہے. اس کے علاوہ ایک اور ظاہر ویڈیو کا دوران یہ بھی طویل ہو گیا ہے, اور اس کتاب کے مختلف جو پہلو ہیں, جو مختلف صفحات ہیں, 103 نمبر کا میں نے حوالہ دے دیا, 76 کا دے دیا. اس کے علاوہ اسی کتاب کا جس کو حامد میر صاحب نے پکچر لے کے ٹویٹ کیا ہے, پیج نمبر 215 ہے, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق کا جعلی ریفرینڈم ہو رہا تھا, جعلی ریفرینڈم, جماعت اسلامی اور نواز شریف نے بڑھ چڑھ کے اس کا ساتھ دیا. بلکہ نواز شریف صاحب نے تو جنرل ضیاء سے یہ کہا کہ ووٹر لسٹوں کا جو شناختی جو ووٹر لسٹیں ہیں, یہ جو کنسیپٹ ہے اس جعلی ریفرینڈم کے لیے, اس ریفرینڈم کے لیے, جنرل ضیاء کے ریفرینڈم کے لیے وہ شرط ہی ختم کر دیں تاکہ ووٹر لسٹ بنانے کی شرط ہی نہ ہو, بس جو آئے اور وہ آپ کے حق میں ووٹ ڈالتا جائے. اس کے علاوہ گورنر جنرل غلام جیلانی نے اسی کتاب کے پیج نمبر 215 پہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر جنرل غلام جیلانی نے ایک کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جو ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہو رہا تھا دسمبر 1984 میں, جو بی ڈی ممبران تھے, بلدیاتی اداروں کے جو امیدوار تھے, ان کو زبردستی گاڑیوں میں بھر کے الیکشن تک یعنی کہ ووٹ ڈالنے کے لیے لانا تھا,
उन लोगों को रेफरेंडम के लिए उस कमेटी, वो जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का सरबराह जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, और मियां नवाज शरीफ ने ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट की कि मैं लोगों को इस रेफरेंडम के लिए ज़बरदस्ती लोगों को लाऊंगा ताकि आपके हक़ में, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपका सियासी जाननशीन हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों को ज़बरदस्ती लाऊंगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हामिद मीर साहब ने आज तक, इस किताब में तो ये तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं, पेज नंबर 215 मैंने 2 वाक़यात बता दिए, सिर्फ 2 वाक़यात बता दिए, पेज नंबर 103 का भी वाक़या बता दिया, 76 का भी बता दिया, जो वाक़यात उनके मुखालफत में जाते हैं, जो कि कसीर तादाद में है, हामिद मीर साहब ने आज तक उनको ट्वीट क्यों नहीं किया? ये इंटेलेक्चुअल करप्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। वेलकम जी।